एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को पढ़ने, उसके विकास को समझने और उसकी कमियों को भांपने के बाद, संभववाद के विकास को समझने, उसकी शक्तियों को जानने और बाद में उसकी कमियों को जानने के बाद, अब हमारी उत्सुकता होती है कि जब ये दोनों चिंतन फलक दोनों दो अतिरेक कोनों पे खड़े हैं, तो फिर वास्तविकता कहाँ है? और उसी वास्तविकता को बताने हेतु एक मध्यम मार्ग हमें दिखाई देता है, जो मध्यम मार्ग पूरी तरह से प्राकृतिक सत्ता को स्वीकार भी नहीं करता, तो पूरी तरह से प्रकृति के प्रभाव को गौण भी नहीं मानता। दूसरी तरफ जो मनुष्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो मनुष्य की सक्रियता से भी सरोकार रखता है, वो मध्यम मार्ग हम देखते हैं नव निश्चयवाद के रूप में, निकट संभववाद के रूप में। अब हम उसी की चर्चा करेंगे। देखिए, हम ये देखते हैं कि लोगों में इन दोनों अतिरेकताओं के प्रति धीरे धीरे ये मान लीजिए कि एक तरह से रुचि उनकी इसमें खत्म होने लगी थी, क्योंकि लोगों को ये लगा कि वास्तविकता कहीं और है, और वो जो वास्तविकता जिसको कहीं और हम बता रहे हैं, उसके लिए लोगों ने ये कहा कि ये जो मास्टर है ना, या तो नेचर मास्टर या मैन मास्टर, ये मास्टर की बात खत्म होनी चाहिए। ठीक है। और हम ये देखते हैं, जब हम बहुत सारे समाजों का अध्ययन करते हैं, हम ये देखते हैं कि तमाम प्रकार के जो भौतिक विकास हैं, जो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसके बाद भी हमें कहीं ना कहीं जो सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल बाय इन्वायरमेंट है ना, कुछ हद तक वातावरण या पर्यावरण के द्वारा नियंत्रण जो है वो दिखाई देता है। और हम जब मनुष्य को देखते हैं, जब मनुष्य के बहुत सारे समूह हैं, कोई ज्यादा विकसित है, कोई कम विकसित है, कोई बहुत पिछड़ा है, जब वो अपने वातावरण और अपने आसपास के पर्यावरण के साथ में अंतर क्रिया करते हैं, तो हमें ये साफ दिखाई देता है कि उनकी अपने वातावरण के साथ समायोजन की जो कोटि होती है, डिग्री ऑफ एडजस्टमेंट, अलग अलग तरह के हैं। कहीं पर हमें ये दिखाई देता है कि जो मानव समुदाय जो सभ्यता विकास में काफी अग्रणी है, जहां लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हाई है, उसका अपनी सराउंडिंग के साथ में जो रिलेशनशिप होती है, उसमें हम मनुष्य के प्रकृति पर प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और हम उसको अनुभव भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जब हम दूसरे समाज देखते हैं, तो हमें इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा हमें कोटि का, डिग्री का वेरिएशन दिखाई देता है। इवन जो सबसे डेवलप्ड सोसाइटी है, उस सोसाइटी का भी जब हम उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप देखते हैं, तो हमें ये चीज पकड़ में नहीं आती, या ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती कि मनुष्य इतना क्षमतावान है कि वो प्रकृति को डिक्टेट करे। ठीक है। तो ये जो दोनों बातें हैं कि प्रकृति की सत्ता भी हमें ब्रेक होती नजर आ रही है, और मनुष्य की सत्ता भी हमें स्थापित होती नजर नहीं आ रही, तो हमारी दृष्टि ये बनती है कि वास्तविकता इन दोनों अतिरेकताओं के बीच, इन दोनों एक्सट्रीमिटीज के बीच में कहीं है। और उसी की हम बात करते हैं नव निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म या प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म। ठीक है। तो एक और निश्चयवादियों द्वारा मानव को मात्र प्रकृति के दास के रूप में स्वीकारना, और दूसरी तरफ संभववादियों के द्वारा मानव को एक स्वच्छंद प्राणी के रूप में स्वीकारना, ये दोनों ही चिंतन फलक जो हैं, ये अतिरेकता को पोषित करते हैं और अतिरेकता को प्रदर्शित करते हैं, जो वास्तविकता से काफी परे है।
और यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही इन दोनों चिंतन ध्रुवों के बीच में एक मिडिल पाथ, एक मध्यम मार्ग जो है, उसका चिंतन फलक स्थान लेने लगता है। ठीक है, और हमें ऐसा लगता भी है कि ये जो मध्यम मार्ग है, ये वास्तव में जो रियलिटी है उसके काफी करीब है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ग्रिफिथ टेलर है, कार्ल सावर है, रॉजर बिन्सुल है, OH के स्पेट है, ये अनेकों विद्वान जो हैं, इनके कामों को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनके कामों में हमें एक एक बैलेंस्ड व्यू दिखाई देता है, एक संतुलित उपागम के साथ में वो आगे बढ़ते हैं। और हम ये देखते हैं कि वो बहुत ही कॉशियस होते हुए बहुत सारे फैक्ट्स के साथ में वो नव संभववाद या नव निश्चयवाद का चिंतन देते हैं। ठीक है, और उस चिंतन में, हालांकि इसको हमें नव निश्चयवाद कहना ज्यादा उचित होगा, क्यों? क्योंकि नव निश्चयवाद का चिंतन जो छायांकित हो गया था, ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसके कुछ पक्षों को वापस स्थापित करने की कोशिश कर। ठीक है, जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म के द्वारा शेडो कर दिया गया था, छायांकित कर दिया गया था, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वो पर्यावरणीय निश्चयवाद जिसको पूर्णतः नकार दिया गया, उसकी कुछ जो अंतर्निहित अच्छाइयां हैं, या यूं कहें कि उस कुछ सीमा तक जहां तक वो वास्तविकता से संबंध रखता है, उस सीमा तक उसको स्वीकार करने की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, और इन्होंने प्रकृति की निरंकुशता को अस्वीकार करते हुए मानव को भी सर्वत्र सक्षम के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो इनकी दृष्टि स्पष्ट थी कि भाई किसी की भी सत्ता जो है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस धारा में ग्रिफिथ टेलर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म देते हैं। ठीक है, जिसको ट्रैफिक रूल के रूप में भी हम जानते हैं, और इसी को हम वैज्ञानिक निश्चयवाद के रूप में भी जानते हैं, इसी को हम नव निश्चयवाद के रूप में भी जानते हैं, इसी को हम प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म अर्थात आज के निश्चयवाद के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए, ग्रिफिथ टेलर जो हैं, उन्होंने 1920 में अपनी पुस्तक ऑस्ट्रेलिया में, और बाद में 1951 में अपनी पुस्तक 20वीं सदी में भूगोल, ये दोनों किताबें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक जो बुक है रीजनल ज्योग्राफी पे ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी में, अनेकों उदाहरण देते हैं, अनेकों तथ्य प्रस्तुत करते हैं, और सावधानी पूर्वक वो नव निश्चयवाद के चिंतन को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और टेलर के नव निश्चयवाद में व्यवहारिक पक्ष दिखाई देता है, क्योंकि इसमें मानव की सृजन शक्ति को भी महत्व दिया जा रहा है, और प्रकृति के जो नियंत्रणकारी प्रभाव है, हालांकि वो सीमित रूप से है, लेकिन उनको भी महत्व दिया जा रहा है। और टेलर मानता है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक परिवेश को अपनाकर उसके साथ पूर्ण संबंध स्थापित कर अपनी अनुकूलताओं का संवर्धन करता है। वो पूरी तरह से पर्यावरण को परिवर्तित करके अपने अनुकूल बनाने में सक्षम नहीं है, और वो पूरी तरह से पर्यावरण के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर ही चलने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो सत्ता ना मनुष्य की है और ना प्रकृति की है। टेलर ने मानव के प्रभाव को निर्दिष्ट करते हुए लिखा, मानव किसी देश के विकास को तेज कर सकता है, धीमा कर सकता है, अवरुद्ध कर सकता है, परंतु उसे विकासशील होना चाहिए, एवं यदि वह विकासशील है तो वह विकास को भौतिक परिवेश के द्वारा निर्देशित मार्ग से दूर नहीं हटाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है नवनिश्चयवाद का। ये कहना चाहता है कि किसी भी सोसाइटी में जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह का एडजस्टमेंट वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ में करते हैं। यदि वो लोग अपने परिवेश के द्वारा जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं
उनको संज्ञान में रखते हुए उसकी लाइन में डेवलपमेंट की कोशिश करते हैं, तो वो विकास को काफी तेज गति देने में सक्षम होते हैं। एंड इफ दे गो अपोजिट टू दिस, यदि वो पर्यावरण के, वातावरण के विरुद्ध होकर काम करने की कोशिश करें, तो वो विकास को धीमा कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि मनुष्य की सृजनशीलता से इनकार नहीं किया जा सकता, और यदि मनुष्य अपनी सृजनशीलता का इस्तेमाल करके, और यदि वो किसी क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाते हुए इस बात का ध्यान रखे कि प्राकृतिक सीमाएं क्या क्या हैं, तो वो विकास बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ सकता है। और यदि मनुष्य जो है वो संभववादी अतिरेकता के साथ अपार शक्तिशाली होने के भ्रम में, यदि वो जो सराउंडिंग है उसके ऑपोजिट जाकर डेवलपमेंटल स्ट्रीम जो है उसको अंजाम देता है, तो हमें उसके फ्रूट्स नहीं मिलते, और डेवलपमेंटल जो जो रेट ऑफ प्रोग्रेस है वो नीचे चला जाता है, विकास धीमा पड़ जाता है। ठीक है, टेलर के इस नवनिश्चयवाद को ट्रैफिक रूल की संज्ञा दी जाती है, और यहाँ प्रकृति के प्रवाह और मनुष्य के सहयोग को प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। टेलर मानता है कि मनुष्य महानगर के चौराहे पर खड़े मार्ग संचालक की भांति। ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि टेलर ने ट्रैफिक रूल में मैन को कहाँ माना, मैन को उसने माना वो जो ट्रैफिक का सिपाही है उसके रूप में। ठीक है, वो उसके रूप में माना। ठीक है, तो वो मार्ग संचालक की भांति है जो यातायात के प्रवाह को गति में परिवर्तन तो कर सकता है, परंतु इसकी दिशा नहीं बदल सकता। अब जैसे मान लीजिए किसी चौराहे पे आप एक रास्ते से आ रहे हैं, तो तीन रास्ते और हैं, ना, किसी भी क्रॉस पे तीन रास्ते और हैं। अब वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, वो क्या, वो जो ट्रैफिक को नियंत्रित कर रही है, वो एक निश्चित समय तक आपको वहां पर रोक सकती है। कई बार वो आपके लिए एक इच्छित मार्ग जो है उसको भी एक बार के लिए तय भी कर सकती है कई बार। ठीक है, लेकिन उसकी ये दशा नहीं कि वो आपको वहीं रोक दे। वो इतना इतना सक्षम नहीं है, वो इतना सक्षम नहीं है कि वो आपको रोक दे। ठीक है, वो केवल दी गई संभावनाओं के अंदर ही काम करता है ना। ठीक है, केवल दी गई संभावनाओं के अंदर ही काम करता है। अब उन चार रास्तों के अलावा उसके पास में ये भी उसके पास में क्षमता नहीं है कि वो वहां पर पांचवा रास्ता बना के और वहां पे ट्रैफिक को संचालित करे। अर्थात उसकी क्षमताएं बंधी हुई है, उसकी क्षमताएं बंधी हुई है। ठीक है, अर्थात प्राकृतिक नियंत्रण भी है और मनुष्य का हस्तक्षेप है वो भी है। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से इन्होंने ट्रैफिक रूल के द्वारा, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के द्वारा नव निश्चयवाद की जो संकल्पना है उसको स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को बताने की कोशिश की कि सत्ता ना प्रकृति की स्वीकार की जा सकती और ना ही मनुष्य। टेलर ने अपने मत के व्यवहारिक पक्ष को रखते हुए तर्क दिया कि मनुष्य अपने कठोर श्रम और अत्यधिक पूंजी के निवेश से दक्षिण ध्रुव पर पौधा तो लगा सकता है, परंतु यह व्यवहारिकता की कसौटी पर कितना सही है, इस पर प्रश्नवाचक है। जैसे आज आप अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पे, जैसे हमारा मान लीजिए हमारे रिसर्च स्टेशंस हैं दक्षिणी भाग में अंटार्कटिका के। अब आप यदि वहां लेबोरेटरी बना के यदि वहां पर आप गेहूं उगाना चाहें, तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप 1 2 4 किलो गेहूं उगा सकते हैं। अब आप उस एक्सपेरिमेंट पे यदि टोटल लागत की बात करते हो, सपोज इट इज कॉस्टिंग से आपको 1 किलो गेहूं की लागत, फिर जब आप कैलकुलेट करते हो तो सपोज इट कम्स से 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ये कौन सा व्यवहारिक उत्पादन, ये कौन सी प्रकृति पर विजय है।
ठीक है, डू यू हैव एनी बायर फॉर दैट पर्टिकुलर wheat in the market? क्या उसके लिए कोई खरीदार है? क्या वो प्रासंगिक है? क्या उस क्रिया को आप अनवरत रूप से चला सकते हो? नहीं। इसीलिए मनुष्य की क्षमताओं को इस हद तक भी नहीं आंकना चाहिए कि वो प्रकृति को डिक्टेट कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार मरुस्थलीय प्रदेश में जहां पर जल संसाधन अत्यधिक सीमित है, वहां चावल की खेती की बात अप्रासंगिक सी होती है। अर्थात कुछ हद तक इवन आज भी हम जब डेवलपमेंटल प्लान्स बनाते हैं पश्चिमी राजस्थान के लिए, तो हम वहाँ के जो कृषक हैं उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि वो ऐसी फसलों का चुनाव करें जिनके लिए पानी की आवश्यकता कम हो। ठीक है, क्योंकि आप यदि ऐसी फसलों का चुनाव करके उस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाते हो, कृषि विकास को आगे बढ़ाते हो, आप उसको ज्यादा तीव्र बना सकते हो, बजाय कि आप उसके विपरीत जाकर। यदि आप वहां पर इंटेंसिव जो वाटर यूज वाली क्रॉप्स को यदि वो लगाते हो, तो आप उसको उस एक्टिविटी को लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं देख पाओगे। तो अल्टीमेटली आप उस क्षेत्र के विकास को तेज नहीं कर रहे, प्रकृति के विरुद्ध जाओगे तो आप उसको धीमा कर रहे हो। हाँ, यदि आप इफ यू विल गो अलोंग विथ नेचर, then definitely you can change the pace of development. तब आप विकास की जो गति है उसको बदल सकते हैं। ठीक है, अतः आज भी भूतल पर नितांत प्राकृतिक प्रतिकूलता वाले क्षेत्र मानवीय निवास हेतु प्रतिकूल ही है। जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले या एक्सट्रीम अनएक्सेसिबल एरियाज हैं, वो आज भी मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है। और यहाँ यह साबित होता है कि मानव के विकास की निश्चित सीमाएं हैं। प्राकृतिक परिवेश भी निश्चित रूप से मनुष्य की क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये टू वे है ना। कुछ हद तक मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर इच्छित दिशा में कुछ हद तक परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, और पूरी तरह से प्रकृति की जो नियंत्रणकारी शक्ति है उसको नकारा नहीं जा सकता। यह सही है कि तकनीकी रूप से अग्रणी विकसित समाजों के लिए ऐसी सीमा रेखाओं की दूरी विस्तृत होती है, ये बात सही है। ठीक है, अलग अलग पूरी यदि आप पूरी ग्लोब के ऊपर अलग अलग आप ह्यूमन सोसाइटीज के ग्रुप्स देखो, है ना, अलग अलग मानव समाज देखो और उनके सभ्यता विकास के स्तर देखो, तो ये निश्चित बात है कि ये जो लिमिट्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग होगी एज पर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप्स, है ना, उसके हिसाब से वो बदली। जो बहुत एडवांस हैं वो थोड़ा सा पर्यावरण के साथ में ज्यादा हस्तक्षेप की क्षमता दिखाएंगे, और जो काफी प्रिमिटिव सोशल ग्रुप्स हैं वो पर्यावरण में ज्यादा समायोजन दिखाएंगे। अर्थात वहां पर आपको प्रकृति जो है वो ऐसा लगेगी कि वो मानव समुदायों को डिक्टेट कर रही है, ऐसा आपको थोड़ा आभास हो सकता है। हम जब बात करते हैं एएफ मार्टिन की, इन्होंने भी निश्चयवाद को नवीन विधि द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अर्थात इन्होंने भी निश्चयवाद जो है उसको वापस उसकी छाया को कुछ कम करने की कोशिश की, है ना। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये भी नव निश्चयवाद धारा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने माना कि निश्चयवाद एवं उसकी क्रियाएं और प्रभावी परिणाम अत्यधिक जटिलता से अपने परिवेश के तत्वों से अंतर संबंधित बिल्कुल हैं। विश्व के अनेक क्षेत्रों में कारण एवं प्रभाव की कसौटी पर निश्चयवाद संभववाद से अधिक खरा प्रतीत होता है। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत विकसित समाज के बसाव वाले नहीं हैं, और उन क्षेत्रों में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि वहां पर हमें निश्चयवाद जो है उसके नजदीक स्थितियां ज्यादा देखने को मिलती है बजाय संभववाद। तो मार्टिन ने इस बात को स्वीकार किया कि भौतिक परिवेश के तत्वों का प्रभाव मानव के मस्तिष्क और अंततः उसकी क्रियाओं पर निश्चित रूप से। मार्टिन कहता है कि हम प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव को नकार नहीं सकते, अतः मानव कभी भी
हम एक्सट्रीम फ्रीडम के साथ में हम मानव को नहीं देख सकते, हम मानव को कभी स्वेच्छाचारी नहीं मान सकते, ठीक है। बल्कि निश्चयवाद का प्रभाव ही हमें सर्वत्र दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ साथ में वो अपने तथ्यों के अंदर ये भी दर्शाने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति के द्वारा दिशा निर्देशित जो मार्ग है उसी पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य जो है वो भी एक क्रियाशील प्राणी है। अंततः मार्टिन ने भी प्राकृतिक परिवेश के प्रभावी होने की बात को स्वीकारा, परंतु उसने कहीं भी मनुष्य को अकर्मण्य नहीं माना, ठीक है, उसको टोटली इनएक्टिव नहीं माना, ठीक है, उसको पैसिव नहीं माना, ठीक है, और कहीं भी उसने जो नेचर है उसको निरंकुश या उसको यूं कहें कि डिक्टेटर के रूप में नहीं देखा। रिचर्ड हार्टशॉन ने भी भौगोलिक विचारधाराओं की जटिलता और बहुस्तरीय विविधताओं को समझाते हुए निश्चयवाद का विरोध करते हुए भी इसे वास्तविक एवं प्रभावी माना था। अर्थात हम देखते हैं कि रिचर्ड हार्टशॉन की राइटिंग्स में भी हमें कहीं न कहीं मध्यम मार्ग जो है वो झलकता है, उसके हमें क्लियर इंडिकेशंस दिखाई देते हैं। जब हम OH के स्टेट के प्रोबेबिलिज्म की बात करते हैं तो ये जो प्रोबेबिलिज्म या एनवायरमेंटल प्रोबेबिलिज्म, प्रोबेबिलिज्म बना है प्रोबेबिलिटी से, इसीलिए इसको प्रायिकतावाद भी कहते हैं, प्रसंज्ञानवाद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी नवनिश्चयवाद की धारा के साथ में मेल खाता है, और यहाँ ये कहता है कि एनवायरमेंट लिमिट्स ह्यूमन अपॉर्चुनिटीज, निश्चित रूप से पर्यावरण जो है वो मानव के लिए जो अवसर है उनको सीमित करता है। constrains the types of action that can be taken, उन वो तमाम जो संभावनाएं होती है, वो तमाम क्रियाएं जो मनुष्य संपादित कर सकता है उन पर भी वो कहीं ना कहीं अंकुश दर्शाता है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्शन, और लिए गए जो एक्शन है उनके परिणामों पर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण को पूरी तरह से अक्रिय रूप में देखना, पर्यावरण को इनएक्टिव मानना, ये सही नहीं, ठीक है, ये सही नहीं है जो संभववादियों ने किया, ठीक है। अजम्पशन है कि द लिमिटेशंस आर डिस्कवरेबल, ये मान के चलते हैं कि जो भी सीमाएं हैं आप उनको पहचान सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिज्म ही निकट निश्चयवाद है ना, निकट सॉरी निकट संभववाद है, निकट संभावनाओं की बात करता है, नियर पॉसिबिलिज्म है, नियर पॉसिबिलिटीज की बात करता है। वंस दीज लिमिटेशंस आर नोन, एक बार जब हमें उन सारी सीमाओं का पता लग जाता है तो हम बढ़ते हैं एनवायरमेंटल प्रोबेबिलिज्म की तरफ। क्यों? क्योंकि एक बार जब हमें लिमिट्स की पता लग जाती है तो हमें नियर पॉसिबिलिटीज का आभास हो जाता है। एक बार जब हमें सीमाओं का पता लग जाता है तो हमें निकट संभावनाओं का आभास हो जाता है जिन पर हम सरलता से काम कर सकते हैं, ठीक है। As the decision makers view their environment, the characteristics of that environment provides cue to the probability of certain outcomes. जब हम जब जो निर्णयकर्ता पर्यावरण को देखते हैं, उसकी चारित्रिक विशेषताओं को देखते हैं, तो उनको वो इशारा मिलता है कि संभावनाएं कहाँ हैं, ठीक है, उसको इशारा मिलता है कि कहाँ पर किन पर काम किया जा सकता है। द एनवायरमेंट नॉट ओनली प्रेजेंट्स द एंटिटी विथ व्हाट इज पॉसिबल, हमें केवल पर्यावरण यही नहीं देता कि क्या संभव है, बट विथ व्हाट चॉइसेस वुड बी मोर और लेस लाइकली, ये मोर और लेस लाइकली जो है यही विच आर मोर लाइकली दोज आर नियर पॉसिबिलिटीज। तो हमें पर्यावरण ये भी बताता है कि जो संभावनाएं हैं उनमें से कौन सी ज्यादा आसानी से, ज्यादा सरलता से प्राप्त की जा सकती है, जिन पर ज्यादा सरलता से काम किया जा सकता है,
और कौन सी है जिन पर सरलता से काम करना मुश्किल है, लेस लाइकली, मुश्किल है। ठीक है, तो इन्हीं संभावनाओं के अंदर हम ये देखते हैं कि अ, एक तरफ पर्यावरण अवसर प्रदान करता है। जब उस पर्यावरण को हम बहुत गहराई से देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें उन संभावनाओं का संज्ञान होता है। उन संभावनाओं में से कौन सी संभावनाएं आसानी से काम करने लायक है और कौन सी संभावनाओं के साथ काम करना जटिल या कम मुमकिन है, इसका भी हमें अंदेशा होता है। और फिर मानव की क्षमता और मानव विकास के स्तर के साथ साथ जो निकट संभावनाएं हैं, उनकी प्रकृति तय होती है और फिर उनके साथ ही काम करना बेहतर होता है। इसका मतलब सत्ता ना मनुष्य की है ना प्रकृति की है, बल्कि वास्तव में देखी जाए तो हमें इन दोनों में कहीं इसके बीच कहीं वास्तविकता नजर आती है।